हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का टोटल 10 सेट लेकर के आए हैं, जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप 10 सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में लगभग 60% क्वेश्चन यानी 60% क्वेश्चन यहीं से हल हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा तो उसमें से काफी यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन चुनिंदे क्वेश्चन होते हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ लाया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, सारे क्वेश्चन को कमेंट करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। और आप अगर अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है तो ये 10 सेट को कवर कर लीजिए। और एक सेट में आपका 28 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन? एक सेट में 28 क्वेश्चन है। टोटल 10 सेट होगा तो कितना क्वेश्चन हो गया? 280 क्वेश्चन। 280 क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से मजबूत बना लीजिए, पकड़ बना लीजिए। तो यही क्वेश्चन आपको इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि ए तथा बी यानी ए तथा बी से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत है, जिसमें एक घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु के फलक केंद्रों पर अवस्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो आपको पता है यानी द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज क्रिस्टलाइज्ड। द एटम ए इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स एंड द एटम बी इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस द क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? ठीक है, तो आपको पता है कि जो कॉर्नर पर यानी कोनों पर जो एटम की जो योगदान होता है वो यानी क्रिस्टलीकृत जो होता है यौगिक बनाने में जो योगदान होता है वो होता है 1/8 और टोटल कॉर्नर की संख्या होती है 8। ठीक है, तो 8 को 1/8 से गुना कर देंगे, 1/8 से गुना कर देंगे तो ए एटम की जो संख्या निकल जाएगी, ए 8 करके टोटल 1 निकल जाएगा। यानी ए एटम की संख्या टोटल कितना हो गया? 1 हो गया, यानी 1 हो गया। और बी एटम कहाँ है? वो यानी फलक के केंद्र पर स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो फलक होता है क्यूब में, घन में होता है 6, तो टोटल 6 होता है। और फलक पर जो होता है ना कि एटम का जो योगदान होता है यौगिक को बनाने में वो होता है 1/2। तो 1/2 से गुना कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 3। तो 3 हो जाएगा। बी एटम की संख्या, बी एटम की संख्या जो हो गया कितना हो गया? 3 हो गया। तो आप सोचिए ए हो गया AB3। यहाँ आप AB3 में देखना है ना कि ए की जो संख्या, ए एटम की संख्या 1 है और बी एटम की संख्या जो 3 है। ये जो यह लास्ट में लगा हुआ ना इसको कहते हैं परमाणु यानी एटम, और आगे वाला अणु होता है। तो यहाँ 1 छिपा हुआ, ए तो ए की संख्या 1 हो गया और बी की संख्या 3 हो गया। तो AB3 क्या हो गया? यौगिक का सूत्र हो गया, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी फॉर्मूला द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया? AB3। तो AB3 आपका कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? विच हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब पर जो द्रव्य का क्वथनांक जो है काफी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपसे हल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप इसको कॉपी में हल करेंगे, तभी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको डायरेक्टली आप आंसर इसका नहीं बता सकते, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो ऐसा खासियत है क्वेश्चन का कि बार बार पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ लेकर के आऊँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 0.1 मोलर BaCl2। एम जो होगा क्या इंडिकेट करता है? मोलर को, यानी मोलरता को इंडिकेट करता है। यानी 0.1 मोलर BaCl2 का जो क्वथनांक होगा एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होगा। किसके कंपैरिजन में? 0.1 मोलर NaCl के कंपैरिजन में, 0.1 मोलर सुक्रोज के कंपैरिजन में और 0.1 मोलर ग्लूकोज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा वो होगा 0.1 मोलर BaCl2 का। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका फैराडे का जो 2 नियम है, यानी फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है, यानी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड, यानी किससे संबंधित है? तो आप पढ़े हैं प्रथम नियम पढ़े, प्रथम और द्वितीय नियम पढ़े हैं फैराडे के। तो ये जो किससे रिलेटेड है वही आपसे पूछा जा रहा है। धनायन के वेग से या फिर ऋणायन के परमाणु संख्या से, धनायन के परमाणु संख्या से या फिर विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। तो आपको पता है, आपका थ्योरी पढ़ा है, यानी फैराडे के पूरा लॉ को पढ़े। तो ये जो किससे संबंधित है? द्वितीय विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। किससे? विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, यानी विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे, बिल्कुल अच्छा कमेंट करते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका यूनिक है, आप ही खुद देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि हीलियम का मुख्य स्रोत यानी द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम जानते हैं ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो पढ़े हैं, यानी हीलियम हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम आता है आवर्त सारणी में, तो हीलियम का जो मेन सोर्स
सोर्स है वो क्या होता है, ठीक है, रेडियम, मोनाजाइट, हवा या फिर जल। तो आपको पता होना चाहिए कि हीलियम का जो मेन सोर्स है वो होता है मोनाजाइट। क्या होता है? मोनाजाइट। यानी 4th नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि NiCO4 में निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपको राइट आंसर चूज करना। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो वो जो होगा आपको बताना है, ये होगा 0 के बराबर होगा। यानी NiCO4 यानी NiCO4 का जो हॉल में जो निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। देखिए ये भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, क्यों? ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है वो किसके बीच बनाता है? फोन के साथ। हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड किसके साथ? फोन। यानी फ्लोरीन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है और नाइट्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, इसके अलावा किसी से नहीं बनाता, ठीक है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन किसमें नजर आता है? F। यहाँ जो है F यानी HF यहाँ बॉन्ड है, यानी ये पॉसिबल है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ये हाइड्रोजन के बीच मतलब बॉन्ड है, ठीक है। तो H2O यानी हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ देखिए आपका ऑक्सीजन लगा हुआ, तो ये भी सही है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया है? बॉन्ड बनाया। और लास्ट में क्या है? N यानी FON फोन। हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड जिसमें नजर आएगा फोन, यानी FON फोन। तो यहाँ अब N जो है नाइट्रोजन किसमें है? N यहाँ देखिए NH3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये तीनों जो है ये सही है। तो आपका Cl जो है गलत है। ये क्या है? Cl के साथ कभी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी Cl के साथ कभी हाइड्रोजन नहीं जुड़ता, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, आप पढ़े हैं ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, तो आपको सबको पता है कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्केन का होता है CnH2n-2, अल्केन का होगा CnH2n, उसके बाद अल्काइन का CnH2n+2, ठीक है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगा? CnH2n। यानी 7वां नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि टारगेट है हम लोग का एक सेट में 28 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। और 28 क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वो स्क्रीनशॉट को 1 से 2 बार देखेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? यानी आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किसमें प्रेजेंट है? प्राकृतिक रबर में, टेरलिन में, 906 में या फिर पॉलीथीन में, ठीक है। तो ये जो उपस्थित होता है ये किसमें होता है? 8वां नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होता है किसमें? प्राकृतिक यानी नेचुरल रबर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आइसोप्रीन की यूनिट पाई जाती है, यानी आइसोप्रीन मोनोमर पाए जाते हैं, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर होता है वो होगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट का जो स्तरवन करने पर प्राप्त होता है, यानी द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, यानी जब कैल्शियम फॉर्मेट का स्तरवर्धन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वो यहाँ आपको यौगिक का फॉर्मूला दिया गया है, वो आप चूज कीजिए। तो जब स्तरवन होता है इसका कैल्शियम फॉर्मेट का, वो होता है आपका जो निकलता है उसको कहते हैं HCHO। क्या कहते हैं? HCHO, ये जो कंपाउंड के रूप में निकलता है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 कर काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि किसी प्रतिक्रिया के दर, यानी किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, यानी दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर सेकंड है, तो प्रतिक्रिया का कोटि क्या होगा? यानी द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी जो वेग स्थिरांक है, यानी रेट कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला यानी यूनिट दे दिया गया है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कोटि आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका कोटि क्या होगा सबको पता है। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 0, यानी 0 इसका कोटि होगा, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है 10वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। अगर आपको वहां फॉर्मूला दे देगा, आपको ये क्वेश्चन ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं आपको फॉर्मूला यूनिट दे देगा, यानी रेट कांस्टेंट का रिएक्शन का जो होता है यूनिट ये दे देगा, वो आपको पूछेगा ऑर्डर, कहीं ऑर्डर दे देगा आपको पूछेगा रेट कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है। यानी उल्टा पुल्टा करके यही क्वेश्चन
क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, यानी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल बी अकर व्हेन, ठीक है। आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कंडीशन कौन सा होगा जो स्वतः होगी, यानी स्पॉन्टेनियस सेल जो होगा विल अकर यानी स्वतः रिएक्शन करेगा, ठीक है। कंडीशन कौन सा कंडीशन होगा जो स्वतः रिएक्शन करेगा, स्वतः मतलब प्रतिक्रिया करेगा सेल, ठीक है। आपका सामने रखा गया ऑप्शन ई नॉट ऋणात्मक होगा, यानी आपका जो होगा एक तरह से 11वां नंबर क्वेश्चन का वो होगा डेल जी नॉट जो होगा ऋणात्मक होगा। क्या होगा, यानी डेल जी नॉट जब निगेटिव होगा, यानी जो तापमान निकलता है जो वो क्या होगा निगेटिव होगा, तो एक तरह से जो सेल प्रतिक्रिया होगा वो क्या होगा स्वतः होगा, ठीक है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि कोहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है। कोहरा जो है फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ, यानी किसके किसके बीच है, गैस का द्रव्यमय या फिर गैस का द्रव्य से या फिर ठोस का द्रव्य से या फिर द्रव्य का द्रव्य से। तो आपको पता है कि कोहरा जो एग्जांपल है वो है आपका द्रव्य का गैस से, यानी द्रव्य का गैस से एग्जांपल है कोहरा कौन सा कोलाइडल सिस्टम है, द्रव्य का गैस से, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस एक तरह से एग्जांपल है, यानी फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ लिक्विड इन गैस। तो 12वां नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, इसका राइट आंसर आपका होता ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन प्रतिचुंबकीय से संबंधित है। क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपका दिया गया है CO+2 Ni+2 या फिर Cu+2 या फिर Zn+2, ठीक है। आपके सामने रखा गया विच वन ऑफ दीज इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक आपको चूज करके निकालना, तो डायमैग्नेटिक जो होगा Zn2+ होगा, ठीक है। इस तरह से 13वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि भूरे वलय संकुलन ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Fe का जो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण अवस्था यानी कॉम्प्लेक्स जो एक तरह से द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe यानी फेरम का जो ऑक्सीडेशन जो अवस्था होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया गया है। तो इसमें ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीकरण जो अवस्था होगा वो निकालना पड़ेगा, ऐसे आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर निकलेगा आपका 14वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकलेगा +1 निकलेगा, ठीक है। पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप इसका ऑक्सीडेशन यानी OS निकाल सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र से के माध्यम से आप बैठाएंगे आपका क्या निकल जाएगा, OS स्टेट निकल जाएगा किसका, Fe यानी फेरम का, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है, ठीक है, यानी अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम, किससे मतलब अमोनिया को शुष्क किया जाता है यानी सुखाया जाता है, यानी ड्राइड किया जाता है। ड्राई का मतलब आप समझते हैं सूखना, सुखाना, ठीक है। तो निर्जलीय CaCl2 से या फिर CaO से या फिर सांद्र H2SO4 से या फिर P4O10 से, ठीक है। तो आपको राइट आंसर चूज करना। तो राइट आंसर क्या होगा, सांद्र H2SO4 से, यानी सांद्र H2O4 के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि अमोनिया को शुष्क कर सकते हैं, अमोनिया को सुखा सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विटामिन सी है, यानी विटामिन सी इज क्या है भाई, विटामिन सी मैलिक अम्ल या फिर स्कॉर्बिक अम्ल या फिर पैरासीटामोल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो सबको पता है कि विटामिन सी जो वो क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल है। क्या ये बचपन से आप 8 क्लास से ही पढ़े हैं, विटामिन सी जो है वो क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल है, यानी स्कॉर्बिक एसिड का क्या है, स्रोत है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों के बीच का जो अंतर दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल से आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा मतलब अंतर दिखाया जाता है, ऑक्सीकरण विधि से या फिर लुकास परीक्षण से या फिर विक्टर मेयर परीक्षण से या फिर सभी, किसके माध्यम से आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे, अंतर को दर्शाएंगे। तो वही आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो होता है तीनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बीच के अंतर को दिखाया जाता है, ऑक्सीकरण विधि से भी, लुकास परीक्षण से भी और विक्टर मेयर परीक्षण से भी, यानी ABC इज करेक्ट, यानी तीनों के तीनों सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस यानी सभी। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, सबसे अधिक क्षारीय कौन है, विच वन ऑफ द मोस्ट अल्कलाइन, विच वन इज द मोस्ट अल्कलाइन, ठीक है, NH3 CH3 NH2 या फिर CH3 2NH या फिर CH3 3N, ठीक है। 4 ऑप्शन रखा गया। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सबसे राइट आंसर होगा वो होगा CH3 2NH। ये जो होगा सबसे क्या होगा, प्रबल होगा, यानी मोस्ट अल्कलाइन होगा ये तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेगा 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड जो होता है, यानी एक तरह से इनर्ट जो कहते हैं, इनर्ट गैस, यानी इनर्ट गैस क्या होगा, इनर्ट
सब्जेक्ट अगर सुनते हैं आप इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित में कौन सोडियम यानी सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में सक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होगा, कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, एनोड पर क्या प्राप्त होगा, यानी एनोड पर क्या निकलेंगे, कैथोड पर क्या निकलेंगे, वही आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको कैथोड के बारे में पूछा जा रहा है, तो कैथोड में क्या चीज जमा होगा जाकर के आप इसका विद्युत विच्छेदन करने पर, वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1900 नंबर क्वेश्चन आपको राइटर से चूज करना है। देखिए सबसे पहले कैथोड पर जो जमा होगा वो हाइड्रोजन H2 जमा होगा, क्या होगा, H2 जमा होगा। उसके बाद एनोड पर जो जमा होगा वो O2 जमा होता है, यानी H2O2। ठीक है, तो 1900 नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। ठीक है, 1900 नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि यानी हाफ लाइफ या हाफ टाइम यानी हाफ लाइफ जो होता है अर्धकाल यानी अर्ध जीवन काल जो होता है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है तो प्रतिक्रिया का जो कोटि होगा जो ऑर्डर होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, दो यानी दो निकालेंगे। अगर आप क्या करेंगे हाफ लाइफ पीरियड के माध्यम से अगर ऑर्डर निकालने का कोशिश करेंगे ये रिएक्शन का, तो वो क्या निकलेगा, दो निकलेगा, ऑर्डर क्या निकलेगा, दो निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। ठीक है, यानी कौन एंजाइम जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो आपको एंजाइम का नाम पूछना है, एंजाइम का नाम पूछा जा रहा है। 4 एंजाइम का आपको एक तरह से ऑप्शन दिया गया है, माल्टेज, डायटेज, जाइमेज या फिर इन्वर्टेज। ठीक है, तो यहाँ जो होगा यानी एक तरह से ये जो करेगा ये करेगा जाइजेम, यानी जाइजेम का काम होता है क्या कि ये क्या करेगा कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। यानी एंजाइम ऐसा, ये जाइजेम एक ऐसा एंजाइम है जो का कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को किस में, अल्कोहल में, यानी ग्लूकोज इंटू अल्कोहल में इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, फॉर्म में इसको बदल देता है। तो 21वां नंबर क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन करा कि बेंजीन में NH2 बाउंड NH2 समूह है, यानी द NH2 ग्रुप इज इन बेंजीन, यानी ये क्या है, ऑर्थो मेटा पारा आप पढ़े हैं, यानी ऑर्थो मेटा पारा, ये ऑर्थो है या फिर मेटा है या फिर पारा। ठीक है, तो ऑर्थो आपका ऑर्थो डायरेक्टिन, मेटा डायरेक्टिन या फिर ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिन या फिर पारा डायरेक्टिन। तो ये जो है 22वां नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है आपका ऑर्थो और पारा डायरेक्टिन, क्या है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिन, यानी बेंजीन में NH2 समूह जो NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो 22वां नंबर क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। आगे आपको ऑर्डर की यानी अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। 1 डिग्री 2 डिग्री सही जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जो सही एस्टरीफिकेशन क्रम होगा, यानी द ऑर्डर ऑफ एस्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल का जो एस्टरीफिकेशन जो सही ऑर्डर होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, या 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया, तो ये जो सही क्रम होगा ना वो होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी सबसे ज्यादा जो एस्टरीफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री का होता है, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री का सबसे कम होता है दोनों के कंपेरिजन में। तो आपका सबसे जो राइट आंसर होगा 23वां नंबर क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, तो 23वां नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन करा कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, यानी सामान्य ताप पर यानी द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एज एनटीपी, यानी एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर्सन, नॉर्मल टेम्परेचर एंड पर्सन। ठीक है, यानी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के जो 1 मोल का जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा वो आपसे पूछा जा रहा। तो सबको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता, विच वन इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो आपको पता है कि जो होगा वॉल्यूम से रिलेटेड होगा वो ताप से रिलेटेड होगा। अगर जिसमें वॉल्यूम के फॉर्मूला अगर सबसे पहले आप ये सोचिए कि किस में वॉल्यूम यूज होता है। ठीक है, जो राशि में वॉल्यूम यूज होता है तो वो राशि क्या होगा कि ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ना वो ताप पर निर्भर करता है। वॉल्यूम का ताप बढ़ने या घटने से वॉल्यूम भी बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो आपको राइट आंसर चूज करना नॉर्मलिटी, मेलेलिटी या फिर मोरालिटी या फिर फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना 25वां नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर
क्या होगा, मोललता। मोललता में जो होता है क्या होता है कि इसमें वॉल्यूम का यूज नहीं होता है, यानी आयतन का इस्तेमाल नहीं होता। मोललता को निकालने के लिए आयतन का टर्म इस्तेमाल नहीं होता, जिसके कारण ये क्या है कि ताप पर प्रभावित नहीं होगा, यानी ताप इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता मोललता पर। ठीक है, तो 25वां नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका बी होता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल, यानी इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड स्लैग। स्लैग तो समझते हैं, स्लैग यानी धातुमल जो होता है, यानी जो एक तरह से रिएक्शन होता है, जो धातु में लास्ट में जो बन के निकलता है, जो एक तरह से निष्कर्षण के बाद जो शेष बचता है, जो उसी को कहते हैं धातुमल। ठीक है, तो आयरन के निष्कर्षण में जो उत्पन्न धातुमल है वो कौन सा होगा? ठीक है, CO या फिर FiCOS FeSiO3 या फिर MgCiO3 या फिर CaSiO3। ठीक है, तो 26वां नंबर क्वेश्चन है, तो क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका? वो होगा आपका CaSiO3। ठीक है, यानी 26वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। आपका 27वां नंबर क्वेश्चन करा कि लैंथेनाइट संकुचन का अर्थ, यानी लैंथेनॉइड संकुचन का अर्थ क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ लैंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो घनत्व में कमी या फिर द्रव्यमान में कमी या फिर आयनिक त्रिज्या में कमी या फिर सक्रियता में कमी। तो ये जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आयनिक त्रिज्या में कमी, यानी आयनिक त्रिज्या में जो कमी आता है, जो डिप्रेशन जो एक तरह से डिक्रीजिंग होता है, यानी कमी जो ह्रास आता है, उसी को कहते हैं लैंथेनॉइड संकुचन। इन संकुचन का मतलब ही समझते हैं सिकुड़ना। संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। तो त्रिज्या अगर घटेगा तो क्या होगा, वो सिकुड़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो एक तरह से वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिकुड़ना ही क्या कहलाता है? संकुचन कहलाता है। तो आयनिक त्रिज्या में कमी होगा तो क्या होगा, त्रिज्या में कमी क्या होगा? अगर यहाँ देखिए कोई गोला है, इसका त्रिज्या अगर इतना 1 मीटर है, ठीक है, अगर इसका त्रिज्या को अगर घट जाएगा तो गोला छोटा ना हो जाएगा, क्या होगा, संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वही बात है, यानी 27वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका स्क्रिप्ट क्वेश्चन करा कि ईथर की उपस्थिति में एल्डिहाइड, ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड, यानी एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? वुरजरीय प्रतिक्रिया या फिर कॉल्बे प्रतिक्रिया या फिर कलमेंसन प्रतिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुर्ज रिएक्शन, यानी वुर्ज रिएक्शन ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया रिएक्शन क्या कहलाएगा? वुर्ज रिएक्शन। तो ये लाइन आपको याद रखना, तभी आप वुर्ज रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल 28 क्वेश्चन कवर किए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना आंसर सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, तो फिर हम वहां देख लेंगे कि कितना आंसर सही हुआ नहीं हुआ, तो एक तरह से हम भी जज कर पाएंगे कि आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक तरह से अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट उनको कहीं नहीं मिलेगा। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है और एक तरह से यहाँ से जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो टोटल 28 क्वेश्चन कवर किए और 28 क्वेश्चन से काफी यूनिक क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन जो है काफी यूनिक क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के मतलब जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसी से लिया गया है। वही जो जारी होता है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर द्वारा जो जारी होता है, वही क्वेश्चन आपका सेट है। वही ये कौन सा सेट था? फर्स्ट सेट था। और हम लोगों ने संकल्प लिया टोटल 10 सेट कवर करने का। तो ये कौन सा सेट? फर्स्ट सेट था। तो 10 सेट कवर के लिए एक सेट में हम लोग 28 क्वेश्चन हम लोग आज क्लियर हो गया। तो एक सेट में 28 क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया। तो एक तरह से हम लोग का और कितना 9 सेट बचा, 9 सेट बचा। तो एक सेट में आप लोग का 280 क्वेश्चन जो है, एक टोटल हम लोग का जो 280 क्वेश्चन टारगेट है हम लोग को कवर करने का। तो 280 क्वेश्चन में हम लोग का 28 क्वेश्चन कवर हो गया। जो बाकी बचा तो हम लोग 9 सेट में उन लोग को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।